आज के शो में। डॉलर के उतार चढ़ाव में सट्टेबाज मुताहरिक, क्या हुकूमत खामोश तमाशाई? तब्दीली सरकार के दौर में बिल्डर्स भी सड़कों पर। हफ्तावार महंगाई ताहाल 18% से जायद, गरीब और लोअर मिडिल क्लास पूरी तरह पिस गई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज नज़ीम बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। हम डॉलर रुपी पैरिटी जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हैं, इस पर डिटेल में प्रोग्राम्स आपके सामने पेश कर चुके हैं। हम बता चुके हैं कि वजह क्या है, किस तरह इसका इम्पैक्ट आम आदमी की ज़िंदगी में पड़ रहा है, इसकी सोशल साइड क्या है, ये तमाम चीज़ों पर हमने इस वक्त बात की है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं क्योंकि हमने आज देखा शौकत तरीन साहब ने कहा कि सट्टेबाज एक्टिव हैं डॉलर के अंदर, उन्होंने पैगाम दिया। मैं सुनाऊंगा भी क्या बोला है। मैं पहले बताऊं, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं और फाइनेंस और इकॉनमी पर बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं। रिटायर्ड जनरल अमजद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्ज़निगार हैं। अरशद अब्बासी साहब भी सीनियर तर्ज़निगार साथ होंगे प्रोग्राम में। जुबैर साहब मुझे बताइएगा, अभी शौकत तरीन साहब को मैं सुन रहा था स्टॉक मार्केट में, मैं सुनाऊंगा भी वो बयान। पहले मैं आपसे पूछूं, वो कहते हैं कि सट्टेबाज जो है वो रुक जाएं, उसके बावजूद डॉलर बढ़ जाता है और इंटरबैंक के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करता है, ओपन मार्केट में 180 के करीब पहुंच जाता है। तो क्या ये हुकूमत के मैसेजिंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या वजह क्या है? आखिर सट्टेबाज हुकूमत के कंट्रोल में नहीं हो रहे, हुकूमत से रेट नहीं कायम हो रही, मसला क्या हो गया जुबैर साहब? इसमें सट्टेबाजी का क्या ताल्लुक है? तो हम अपने मुल्क में हमें ये नहीं पता कि मईशत चलती कैसे है। स्पेकुलेशन दुनिया की हर मार्केट में एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। स्पेकुलेशन, कोई डॉलर्स खरीद के स्पेकुलेट करता है कि जी रेट बढ़ेगा, कोई स्टॉक्स खरीद के स्पेकुलेट करता है। हर चीज में एक स्पेकुलेशन होता है। और दूसरी चीज होती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इज अ रॉन्ग थिंग कि जी मैनिपुलेट आप ना करें मार्केट्स को। लेकिन ये क्या बात है कि सट्टेबाज कौन होता है? अगर मैं आज डॉलर खरीदता हूँ या पाउंड खरीदता हूँ और रखता हूँ कि जी सेफ इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? और दूसरी बात यह है कि ये इस किस्म की जो डराना धमकाना होता है, आपको याद होगा कि आज से महीना पहले भी इन्होंने कहा था। अब आज 180 पर ट्रेड हो रहा था, तो उसका क्या फायदा हुआ कि जिसने 170 का लिया था उसने तो 10 रुपए कमा लिए। वो बार बार बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू 165, 167, 166, 167 है, 175 पे। पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा नदीम मलिक साहब को कि स्टेट बैंक सीख जाएगा, वहां लोग बैठे हुए। तो ये किस तरह की गवर्नेंस हो रही है कि सीखेगा स्टेट बैंक को पाकिस्तान क्या करना है? पहले तो ट्रेनिंग करवाया करें जी, सारे फाइनेंस मिनिस्टर को रखने से पहले ट्रेनिंग करवाएं, गवर्नर स्टेट बैंक को रखने से पहले ट्रेनिंग करवाएं, और मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को रखने से पहले ट्रेनिंग करवाएं कि जी किस तरह से मार्केट को मैनेज करना है। अगर आप खुद उन्होंने कहा, शौकत तरीन ने जो जिस इंटरव्यू का आप रेफरेंस दे रहे हैं कि मार्केट से उठा लेती स्टेट बैंक, डॉलर्स उठा लेती, कहा ना उन्होंने। तो अब पहले ब्लेम करते थे कि इसाक डार जो है वो मार्केट में जाके इंटरफेयर करके और स्टेबलाइज करते डॉलर को। भाई सारे ही करेंगे, व्हाट्स द बिग थिंग अबाउट इट? मतलब आप ये, इन्होंने एक पहली हुकूमत है जो कहती है कि 22 करोड़ अवाम पिस जाएं, लेकिन हमने वो करना है जो हमें IMF ने कहा है। तो अगर वो सीखेंगे तो वो सीखते सीखते पाकिस्तान का कबाड़ा निकल जाएगा। 180 पर पहुंच गया डॉलर। अच्छा, आपने कहा कि स्पेकुलेशन होती है, सही है, करेंसी में भी होती है। अभी वजह क्या है मुझे, क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सऊदी अरब से पैसे आने लगे हैं, जो एक पॉजिटिव न्यूज है। IMF का प्रोग्राम तय आ गया है, पॉजिटिव न्यूज है, जनवरी में शायद पैसे मिल जाए। तो अब नेगेटिविटी है कहां से, जो अनसर्टेनिटी है, जो जिसकी बुनियाद पे स्पेकुलेशन हो रही है? क्या वजह क्या है इसकी? एक सबसे बड़ी चीज होती है रियलिटी होती है। रियलिटी ये है कि अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ बोथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो ये कह रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना नहीं होगा, वो $5 बिलियन क्रॉस कर गया पहले 4 महीने में। ट्रेड डेफिसिट जो है वो $15 बिलियन क्रॉस कर गया। ये जुलाई वगैरह में जब ये असेसमेंट कर रहे थे तो इनके जहन में नहीं था। अब इन्होंने ये, आपने खुद इमरान खान को भी सुना होगा कि इमरान खान ने ये कहा कल कि जब जैसे ही इकोनॉमी ऊपर जानी शुरू होती है तो करंट अकाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब हम ये कहते थे तो आपको समझ नहीं आती थी कि करंट अकाउंट को कंट्रोल करना, जाहिर सी बात है जब प्लांट एंड मशीनरी आएगी, जब दूसरी हमारी तो प्लांट एंड मशीनरी सबसे ज्यादा आ रही थी पावर सेक्टर के लिए, आपकी किसके लिए आ रही है? आपका क्यों ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया? एनीवेज
तो एक तो सबसे बड़ा ये है कि डॉलर्स आपके पास कम है तो मार्केट में बाइंग होगी, यही चीज कंसिडर करते हुए कि आगे जाके और हालात खराब होंगे। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी ये है कि जो एक्सपोर्ट की कहते हैं बढ़ गई है। एक्सपोर्ट के बढ़ना मीनिंगलेस होता है जब तक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पोर्ट्स ना देखा जाए कि जी कितने इम्पोर्ट कितना कवर कर रहा है। रेमिटेंसेस प्लस एक्सपोर्ट्स आपकी परसेंटेज ऑफ टोटल आपके जो आउटफ्लोज हैं वो कितना कवर कर रहे हैं। अगर वो घटता चला जाएगा तो अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी भी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तो ये है। दूसरी ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। आपने देखा स्टॉक मार्केट में हचर क्या हुआ है पिछले इतने अरसे से। तीसरी चीज ये है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो इस वक्त इस एंटायर फिस्कल ईयर में सबसे कम है। तो वो प्रेशर तो है ना, इसी वजह से अब ये यहाँ से मांग के पैसे ले लेंगे और वहां से पैसे मांग के ले लेंगे, वो जब होगा देखा जाएगा। और ये बावजूद उसके है कि लास्ट वीकेंड पर इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि IMF के साथ सारी डिटेल सेट हो गई हैं। अब वो जो प्रायर एक्शन है वो भी हम लेने के लिए तैयार हैं, जिससे वैसे मीशत तबाह बर्बाद होगी। तो ये तो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा होती है, इतने पीक पर चली जाती है, तो फिर उस वक्त यही तो आपके ये मसला ये है कि फाइनेंस जो आपके मुशीर खजाना है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, अमजद शोएब साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जो आपके सिग्नलिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, वो पॉजिटिव न्यूज़ की हो रही है। फवाद चौधरी साहब की तरफ से, आपके मुशीर खजाना की तरफ से, उस सिग्नलिंग का भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा डॉलर के ऊपर, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा। और ये कितनी कंसर्निंग बात है गवर्नेंस के लिहाज से कि आपकी हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, मैसेजिंग दे रही है, पैसे आने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन इंपैक्ट नहीं आ रहा। अनसर्टेनिटी वहीं की वहीं बदस्तूर कायम है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है मार्केट के ऊपर, इंटरबैंक मार्केट के ऊपर। इस ब्रेक के बाद और सवाल पूछते हैं, जनाब मिनिस्टर साहब की राय भी लेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन बड़े अहम सवाल हम उठा रहे हैं। जिस बयान का जिक्र हो रहा है शौकत तरीन साहब के, आज उन्होंने कहा कि इसमें सट्टेबाज अगर हैं तो वो निकल जाए क्योंकि ये वापस आएगा। ये मूवमेंट जो ऊपर हो रही है, रुपये के डिप्रिशिएट हो रहे हैं तो अप्रिशिएट भी होगा, नुकसान हो जाएगा उनका। ये सुनते हैं पहले उन्होंने कहा क्या था। मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो जो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। अब एक साइड पे नहीं है कि एक ही साइड पे जा रहा है, ये दूसरी साइड पे भी जाएगा, और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर इनको मार पड़ेगी। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बंद कर दें। जनाब साहब ये बताइएगा कि तर्ज, अब मेरे साथ मलिक बोस्तान साहब भी नाज़रीन आ चुके हैं, इनको खुशामदीद कह देते हैं। आप जो चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनी, जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके एसोसिएशन के, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब साहब मैं आपसे तर्ज हुक्मरानी के हवाले से पूछना चाहूँगा क्योंकि आप नज़र रखते हैं इस मामले पर। अभी जुबैर साहब भी कह रहे हैं सर ये सिग्नलिंग गवर्नमेंट दे रही है कि हम सब कंट्रोल में है, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं आपकी एक्सचेंज साइट पर, फॉरेक्स साइट के ऊपर। अभी वो कह रहे हैं सट्टेबाज भी रुक जाए, नहीं हो जाए, उसके इनके बयान के बावजूद भी जो है डॉलर बढ़ रहा है, हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। ये कितना बड़ा अलमिया है गवर्नेंस के लिहाज से? क्या लगता है मैसेज क्या जाता है कि रेट खत्म हो गई है गवर्नमेंट की? क्या मैसेज जाता है इससे जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कहने को ठीक है, वो ये कहते हैं कि जनाब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ये वो, लेकिन जो हमें हकायक नजर आ रहे हैं वो तो अंडर कंट्रोल नजर नहीं आ रहे। आप फ्लक्चुएशंस देखें जो कि स्टॉक मार्केट में हुई हैं, डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी आप देख लीजिए कि मसला ठीक है, उनके वो स्टेबल है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि IMF की जो शराइत आई हैं आप उसको देख लीजिए। तो मेरा और फिर सबसे बढ़ के ये है कि मैंने इनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं देखी जो कि फॉलो कर रहे हों और जिससे नजर आए कि ये स्टेप इन्होंने लेने थे, लिहाजा ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो तो है ही नहीं। और उसके अलावा आप देखिए कि हमारे यही जो हमारे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी जिक्र किया, और फिर IMF के साथ जब बातचीत हो रही थी उसमें भी ये बात आई कि जो मेजर्स हम खुद कर सकते थे अपने मुल्क में, जिनमें के कफायतशारी वगैरह का है कि आप अपने अखराजात बचाएं, लॉसेस कम करें, लॉस मेकिंग एंटिटीज वगैरह, उधर तो कोई काम नहीं हुआ।
तो बात यह है कि इकोनॉमी में बेहतरी तब नजर आए अगर वाकई कोई आपकी प्लान हो, आप उसको लॉन्च कर रहे हो, कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर आए। वो तो कोई ऐसे मैयर्स, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे कि ये तवक्को की जाती कि इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, डॉलर में स्टेबिलिटी आएगी। डॉलर का कभी कहा जाता है जी अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है, कभी कहा जाता है कि लोग जो है वो स्पेकुलेशन में इसको होल्डिंग कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि स्टेट बैंक को कुछ रिलीज कर देने चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में डिमांड मार्केट में मौजूद है और वही कीमत चढ़ा रही जो नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का जो हमारा होता है। लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल तो उसमें कहीं नहीं नजर आता है कि वो इसकी जो डिमांड है उसको कंट्रोल कर सके। और कंसर्निंग बात ये मेरा ख्याल है कि कंसर्निंग बात ये कि सऊदी अरब से खबर आई डिपॉजिट्स की, तो वो डिपॉजिट्स की खबर आई, उसके बाद हमने तवक्को करी कि शायद अब स्टेबिलिटी आए, कुछ दिन स्टेबिलिटी आई, फिर उसके बाद फिर मामला बिगड़ गए। कल खबर ये आई कि पैसे आने वाले, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, उसके बावजूद आज तो एक्सपेक्ट था कि नहीं आज पॉजिटिव, आज मूवमेंट ये हो गई। तो आखिर कब तक जैन साहब आपको लगता है, क्योंकि जो ये तो मसला नेशनल सिक्योरिटी का बनता जा रहा है, हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारी महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, कब तक ये इस गवर्नमेंट ये इस तरह से चलती रहेगी? ये एक इशू है जिसके ऊपर सियासत की नहीं जा सकती जी। मैं पर्सनली महसूस करता हूं कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो बैठ के कुछ फैसला करे और उसको ठीक करे, क्योंकि जो फैसले होंगे वो सख्त होंगे, उसका आम आदमी की जिंदगी पे भी शायद असर पड़े, बिजनेस पे भी असर आए। अब यहाँ पे होता है कि आप टैक्स कलेक्शन करने लगे तो ताजर बाहर है सड़कों पे। अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको खुली छुट्टी दे दी आपने तो काम चल रहा है, आज जिस दिन उससे पूछें कि दौलत कहाँ से आई तो काम बंद कर देंगे। तो मकसद कहने का ये है कि जब आपने अपना कुछ कंट्रोल टाइट करना है तो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जब कल को कोई और हुकूमत में हो तो उसकी भी जरूरत होगी। तो असल चीज ये है कि ये सबको मिल के बैठ के इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत की बजाय इस इकोनॉमी को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस हद तक लेवरेज हो चुकी है हमारे एसेट्स की और जितना ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है, ये तो अभी एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बनता जा रहा है। और अगर ये इसी तरह बढ़ गया तो कल को आपसे मुतालबे ऐसे होंगे जो आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे और तब आपको कुछ चार पैसे देगा कि आप अपना काम चला सकें। तो ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है। इस लिहाज से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत छोड़ के बड़ा सीरियसली इस पे काम करना चाहिए। तो ये आप रियासत को क्या करना चाहिए, आपको रियासती इदारों को क्या करना चाहिए साहब? आपको लगता है ये मतलब ये मामला इतना सीरियस हो चुका है कि इस पर कोई, यानी स्टेट बैंक के बारे में खुद वो कह रहे हैं कि सीख रहा है। मैं सुना भी देता हूँ नाज़रीन, हम सुन लेते हैं एक बार फिर उन्होंने इंटरव्यू में जो कहा था। मैं ये बात हमने आपको थोड़े दिन पहले ही बताई थी, नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू, शौकत तरीन साहब ने कहा था कि सीख जाएगा, स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स हैं कॉम्पिटेंट, सीख जाएंगे। क्या कहा था? लेट्स हियर दिस। तो ये मसला तो जनरल साहब अब सीखने का है ना, ये कोई सियासी जमात सिखाएगी क्या? ये कोई रियासती इदारे सिखाएंगे इनको? ये प्रैक्टिस ट्रेनिंग का मसला है, ये तो जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनका ना। इकोनॉमी में तो हर दिन जो गुजरता है उसका अपना एक इम्पैक्ट है जी। आप ये नहीं कर सकते कि ऑन द जॉब आके ट्रेनिंग अपनी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें तो उसके आपको जो नेगेटिव्स हैं वो सामने आने शुरू हो गए। उसका कौन आज अगर एक दिन स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाता है तो जो लोग अपना पैसा गवा बैठेंगे उसमें, वो आपके सीखने सिखाने में तो नहीं रिकवर होगा उसको। तो ये मेरा ख्याल है ये उनका जवाब मुनासिब नहीं था। सीखने का होता है आप पहले अपने वक्त में सीख के आए, यहाँ जब जॉब पे बैठे तो आपको एक कंपटीशन के थ्रू आना चाहिए जहां से पता चले कि वाकई आप ये चीजें संभाल सकते हैं, ना कि आके आप हमारी जान जो निकल रही है और आप उसके ऊपर आप कहें मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये तो नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। ये मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब का जो जवाब था वो मुनासिब नहीं। मैं मलिक साहब को भी शामिल करूं क्योंकि इनसे ज़्यादा शायद ना आप किसी को पता हो कि डिमांड आ कहाँ से रही है। मलिक हुसैन साहब, कहाँ से डिमांड आ रही है सारी करेंसी की? देखो जी, डिमांड तो इंटर बैंक में ही आ रही है और तो कहीं भी नहीं आ रही है। तो अंदों को भी नज़र आ रही है, अगर हुकूमत को और स्टेट बैंक को और मेरे ख्याल फाइनेंस को नहीं आ रही तो बड़ी अफसोस की मकाम कह सकते हैं। अगर आप पिछले साल का डेटा देखें, जुलाई से अक्टूबर तो आपके 15 अरब डॉलर की इंपोर्ट की थी और अभी आपने 25 अरब डॉलर की थी। 10 अरब डॉलर तो यही आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और अगर यही रफ्तार आपकी रही तो इसका मतलब अगले 2 क्वार्टर में आपको 20 अरब डॉलर मजीद ट्रेड गैप आ जाएगा। तो इस डिमांड तो इसको इससे बड़ी डिमांड नज़र ना आने की कोई तो वजह नहीं है। तो मैं समझो डिमांड को कम करने के लिए अगर डेटा देखें अपना 33% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है जबकि इम्पोर्ट हमारी 76% बढ़ी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान का मतलब भी हमारे सर पे ही है, वो हमारा समझो 5 सूबे ही है और हमने जो है जितनी भी उनको डॉलर में ख़रीद के चीज़ें उनको पाकिस्तानी रुपए में
एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे हमें नुकसान हो रहा है, यानी कि उनका बोझ भी हम उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है पाकिस्तान हुकूमत को, मैंने स्टेट बैंक से भी बात की है, शौकत तरीन साहब से भी बात की है कि हमें ये अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा। जो कि डॉलर के बढ़ने का सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि हमारे एक्सपोर्टर को कहा गया है कि आप जितनी भी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करेंगे उसको एडवांस के तौर पर आपने वो डॉलर आपके अकाउंट में आएंगे, फिर पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट होगा। वहाँ तो डॉलर है नहीं, तो हमारे एक्सपोर्टर क्या करते हैं, ब्लैक मार्केट से इंटर बैंक से 5 रुपये महंगा डॉलर ख़रीद के विदाउट बुक और शो करते हैं कि हमने अफगानिस्तान से मंगवाया है, और वो अपने अकाउंट में यहाँ जमा कराते हैं। और उससे पाकिस्तान की मार्केट इंटर बैंक भी बढ़ रही है, हुंडी हवाला भी बढ़ रहा है, फ्री मार्केट में भी डॉलर का रेट दिन ब दिन आप देख रहे हो बढ़ रहा है। तो इस पॉलिसी को ये मैं समझूँ ख़त्म करना होगा। इसकी बजाय अगर हम आप एक्सपोर्टर को कहें भाई ठीक है आपने एक्सपोर्ट करनी है, तो उसकी बजाय एडवांस पाकिस्तानी रुपये, अफगानियों के पास खरबों रुपया पाकिस्तानी पड़े, 5-5 हज़ार के नोट उनके पास पड़े हैं, तो वही आप ले लें तो वो ज़्यादा, उससे हमें कम नुकसान होगा बस नस्बत के। हम उसको ब्लैक मार्केट को बढ़ा के और अपने रुपये पे प्रेशर डलवा रहे हैं। कुछ हमारे ही पैसा हमें वापस कर रहे हैं और अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं, तो उससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। ये जो लफ्ज़ है सट्टेबाज, जी इस पर आप क्या कहते हैं? क्या सट्टेबाज खेल रहे हैं? क्योंकि ये तो कहते हैं शौकत तरीन 165 रुपये का है जो असल एक्सचेंज रेट है और बाकी सट्टा हो रहा है, तो ये सट्टा क्या है? ये कौन कर रहा है सट्टा? ये कैसे हो रहा है सट्टा? देखो जी, शौकत तरीन साहब ने फरमाया, फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने ये बात अलानान कही कि कमर्शियल बैंक सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है, तो फिर मेरे ख्याल से मुतबर जरिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये हकीकत है कि कार्टेल बना लिया 4-5 बड़े बैंकों ने, इससे पहले भी इन्होंने बनाया था और उसको उस कार्टेल को तोड़ा गया था और उसका डॉलर जो है पिछली हुकूमत ने 114 से कम करके फिर 98 किया था। और इस हुकूमत को मैं समझता हूँ जितने भी कार्टेल है इसको तोड़ना होगा। और ये क्या करते हैं, इनको पता होता है जितने भी बैंक हैं कमर्शियल बैंक हैं, और ज़्यादातर तो अब बैरूनी बैंक हो गए, गैर मुल्की बैंक हैं, उनको पाकिस्तानी रुपये से क्या गरज। वो क्या करते हैं, उनको पता होता है फलानी मार्केट ने क्रूड ऑयल, देखो ना हमारा हर महीने क्रूड और गैस पे 1400 मिलियन डॉलर आपका डिमांड है। उनको पता है कौन सी कंपनी की डिमांड है, जब भी वो डिमांड करीब होती है ये रेट बढ़ा देते हैं और अब कार्टेल बना के उसको अपनी मनमानी कीमतों में बेचते हैं, तो उसको तोड़ना होगा। इसी तरह हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, वैल्यू एडेड में आना होगा। और मैं कहता हूँ कि जो IMF ने में आप देखो ये हुकूमत आई थी, डॉलर का रेट 125 रुपये था और हमने 6 अरब डॉलर का उनसे मुआहदा किया और 3 अरब डॉलर 2 उन्होंने दे दिए, 1 अरब भी हमें, वो कहते हैं ना कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, मैदा हुआ खुदा खुदा करके, हो अभी हुआ नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि हो जाएगा। तो उसमें 50 रुपये हमारे बढ़ गए हैं, 125 से डॉलर 175। अच्छा, आपकी बात से मैं मतलब अगर इसको इस तरह हम लेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छी खबरें भी आई लेकिन वो इतनी सब्सटेंशियल या इतनी ज़्यादा ठोस या जिसे कहा जाए उनका वजन इतना ज़्यादा नहीं जितनी नेगेटिव साइड पे खबरें ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट के हवाले से और दीगर हवाले से जो हमें प्रेशर्स हैं आगे एक्सटर्नल अकाउंट पे, तो वो ज़्यादा उनका वेट है जिसकी वजह से अच्छी खबरों का वेट भी दब गया है और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो अब ये किधर जाके रुकेगा? क्योंकि ये तो कहते हैं 165 का है, अब वो 100 ओपन मार्केट में तो 180 के आसपास पहुंच गया था, आज कहाँ जाएगा? 180 से भी ऊपर जाएगा, 200 जाएगा, किधर जाएगा ये? देखो ये तो एक बेलगाम घोड़ा है, उसको लगाम हुकूमत ने डालनी है, वेपन उनके पास है, अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर उसकी कोई हद ही नहीं। डिमांड मैंने आपको बता दी है, डेली अगर आप कैलकुलेट करें 300 मिलियन डॉलर इम्पोर्ट की एलसियाँ खुलती हैं, 200 मिलियन डॉलर की वर्कर रेमिटेंस एक्सचेंज कंपनियाँ और एक्सपोर्ट प्रोसीड आती हैं, 100 मिलियन डॉलर पर डे आपको डिमांड का, इसको तो रोकने। अभी जैसे हुकूमत ने कहा अगले 2 माह में 7 अरब डॉलर हमारे रिजर्व में शामिल हो रहे, बहुत अच्छी अलग खबर है। और जैसे कि आपने कहा इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जो इस रवां साल है तकरीबन जो कर्जे देने हैं वो 3400 अरब है और पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। सर एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है मेरे साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन। ये बड़े हालात हैं आखिरकार, सट्टेबाजी हो रही है तो कौन कर रहा है? हुकूमत अगर जानती है तो कुछ कर क्यों नहीं रही है? और हुकूमत के कहने के बावजूद, सिग्नलिंग के बावजूद भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। करेंसी मार्केट नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही है रोज, जो डॉलर है रुपये के अगेंस्ट। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन अहम तरीन सवालात हुकूमती रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर ख़जाना कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन बंद कर दें और उसी दिन डॉलर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। तो आखिरकार जो मीनिंगफुल जिसे कहा जाए स्टेटमेंट्स हैं जिसका कोई असर होता है, वो सिग्नलिंग दे रहे हैं लेकिन मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इतनी नेगेटिविटी या अनसर्टनिटी आप कहें इसको क्या है कि डॉलर बढ़ता जा रहा है और इस वक्त हुकूमत का लगता है कोई कंट्रोल इस पर नहीं है। इस वक्त जनाब यशवी साहब साथ हैं, मलिक बुस्तान साहब साथ हैं, अरशद अब्बासी साहब सीनियर तज़-ए-निगाह साथ हैं, एनर्जी के उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हम बहरानों में फंस चुके हैं कि एक बहरान जैसे कल पेट्रोल का बहरान था, आज
या नस्ला टावर वाला जो मामला, ये बहरान चल रहा है, तो हम बहरान भी भूल जाते हैं कि कौन सा था। पेट्रोलियम वाला बहरान था। मैं अरशद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर क्या मिसमैनेजमेंट हुई, और ये जो ओवरऑल आप देख रहे हैं डॉलर जितना जा रहा है, वजह आपको क्या लगती है इसकी, अरशद अब्बासी साहब? सुफियान साहब, आपने जो क्लिप अभी दिखाया है मिनिस्टर फाइनेंस का, उसी के आगे एक उन्होंने एक और फ्रेज इस्तेमाल किया कि देखें असल वजह डॉलर बढ़ने की वो एक ही है, वो ये है कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट कम है। तो हमें कुछ मेथोडोलॉजीज डिफाइन करनी चाहिए जिस तरह हमारी किसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो। इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा, मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। पहली बात ये है कि 2017 में एक सेमिनार जो है वो मुझे केपी की गवर्नमेंट ने कहा कि आपने ऑर्गेनाइज करना है कि हमारे पास इतना मिनरल है, हमारे पास इतना महाबल है और हमारी इंटरनेशनल मार्केट नहीं है। तो मैं उसका चेयर था और चीफ गेस्ट इमरान खान, और इस्लामाबाद में पूरा दिन थी। हमने मेरे ख्याल में 20 एम्बेसडर्स को मैं लेके आया, और उसमें एक चीज हुई कि हमारी जी $200 बिलियन की हमारी मार्बल की टोटल एक्सपोर्ट है, जबकि हमारे पास वैरायटी तकरीबन 800 की है, जबकि इंडिया में टोटल 15 वैरायटी है, उसकी एक्सपोर्ट $5 बिलियन। इमरान खान ने कहा कि यार देखो, जब मैं आऊंगा ना तो मैं इसकी एक्सपोर्ट को एटलीस्ट $10 बिलियन तक देखता हूँ। अब आप देखिए कि आज 3.5 साल हो गए, क्या हुआ उस एक्सपोर्ट का? ये तो डूएबल वो चीज है जो हम कर सकते हैं विद इन 6 मंथ, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरी बात ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा हमारी इंपोर्ट क्या है? डेफिनेटली आइलैंड गैस है जी। इमरान खान को एक और प्रेजेंटेशन की, उन्होंने कहा, और इनके क्लिप भी मौजूद है, ये कि केपीके में हमारे पास ऑयल की और गैस की, आपने कितनी वीडियोस देखोगे जी, गैस निकल रही है, लोग जला रहे हैं, कितने वो ऑयल वेल हैं जो कि लोग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको टैप नहीं कर रहे। ये 1 लाख बैरल का वो जिसे कहते हैं ना हैंगिंग फ्रूट है, इसके पर 3.5 साल कितना काम हुआ? गैस वहां 1 बिलियन CFO है जिसको हम टैप कर सकते हैं। अभी तो हमारा 43% जो एरिया वो एक्सप्लोर नहीं हुआ। ये वो लो हैंगिंग फ्रूट है जो इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट सीरियस हो, और मैं कहता हूँ कि सर जनरल साहब ऐसे करें कि एक दिन ये छोड़ दे ये टॉक शोज को, और यही एक सबमिशन जाके इस गवर्नमेंट के पास लेके जाए कि देखें ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू है। दुनिया में आज तक कोई भी स्टेट कोलैप्स इस तरह नहीं हुई कि किसी ने टेरिटरी क्रॉस की और वो कोलैप्स होगी। एग्जैक्टली। हाल देखें आप, रूस का क्या हुआ, यूगोस्लाविया का क्या हुआ, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गई। इसी तरह मैंने एक अभी रिसेंटली एक लेटर भी लिखा है आर्मी चीफ को कि देखें सर्कुलर डेट किस तरह कम हो सकता है, कैपेसिटी पेमेंट किस तरह कम हो सकती है, ये डूएबल है क्योंकि ये एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी जो सजेशन बड़ी स्ट्रांगली ये है, क्योंकि ये जो हमारी इंपोर्ट है ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान में इसकी एक्सप्लोरेशन कम है, और जैसे मैंने आपको कहा है कि इसमें इमरान खान साहब कई दफा है मेरी साथ बात हुई है कि यार देखो जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अभी तो ये जो पेट्रोलियम ये तो फेडरल इशू है और इसको अभी हम क्या कर सकते हैं। आज अगर इसको कोई सीरियस लेना चाहे, वो कोई आदमी जिसने पाकिस्तान के साथ कमिट किया हो, जो ये कहे कि मेरा ब्लड हाँ पाकिस्तानी है, यकीन करें ये 6 माह के अंदर हम खुद टर्न आउट कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। कौन करेगा? इशू ये है कि हमने बातें करनी है और बातें छोड़ देनी है। भाई डॉलर इस तरह कम नहीं होगा। आप लुक एट बांग्लादेश कि किस तरह उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी मार्बल की एक्सपोर्ट मैंने 4 माह से काम किया। अच्छा, मैं इस पे आपने जिस तरह कहा ना जनाब जोशी साहब, मैं आपकी अरशद अब्बासी साहब जो बात कह रहे हैं ये सब्सटैंशियल है, ये फैक्चुअल बातें हैं सारी, इसमें ये नंबर्स के साथ बता रहे हैं सारी बातें। अब जैसे बात ये है कि ये जो हुकूमत है इसको पता सब कुछ था, इसका मतलब ये जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी पता था, उन्होंने कहा था, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जनाब जोशी साहब, लेकिन वो अब भूल गए। ये क्या बात है? अब कौन जाके या इनको बोले या इनके ऊपर किसको बोले जाके कि भाई पार्लियामान को बोले, किधर जाके बोले कि इस मुल्क को संभालना है? जिस तरह ये भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे थे, ये मसला तो नेशनल सिक्योरिटी का बनता जा रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स खुदा ना खास्ता, ये इसको कौन संभालेगा जनरल जोशी साहब? देखिए बात ये है कि ये काम तो इकोनॉमिक टीम का है। शुरू में जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जिसमें कि काफी सारे इकोनॉमिस्ट थे। बाद में उन्हीं इकोनॉमिस्ट को इन्होंने फारिग कर दिया और मोस्ट प्रोबेबली हफीज शेख साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे उन लोगों के साथ।
यहाँ पे अगर आप किसी एक आदमी पे छोड़ देंगे ये चीज, और वो भी वो बाहर से आया हुआ आदमी जिसको पता है कि उसका पॉलिटिकल कैरियर वाला मसला नहीं है, वो एक जॉब कर रहा है, 3 साल करेगा, छोड़ के चला जाएगा, तो उनकी ना वो कमिटमेंट होती है और ना ही वो काम आपको वो उस तरह का करके देते हैं। वो सारे यूं लगता है कि अपना वक्त गुजारने के चक्कर में है। सबसे आसान काम होता है कर्जे लेते जाना, वो आप लेते जाएं, क्योंकि प्लानिंग करना और पैसे इंट्रोड्यूस करना जिससे कि आप कोई सही मानों में इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकें, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो वो करता कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को पता था, तो तब भी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिस्ट नहीं है, उसको चाहिए था कि इनको इनसे मांगते, प्लान मांगते। मसलन मैं बड़ी मोटी सी एक बात करूं, अभी बोस्तान साहब से भी आप पूछें या अरशद अब्बासी साहब, ये सारे जानते हैं हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि कर्जे हमारे काबू से निकल गए हैं, कर्जे बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपकी सारी आमदन जो है वो डेट सर्विसिंग में चली जाएगी तो आप करेंगे क्या? सारी जिंदगी आप वेलफेयर नहीं इस मुल्क का कर सकते, कोई अवाम का, और फिर आगे कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे आप लेते जाएंगे। तो सबसे पहले सबको बैठ के एक स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी चाहिए थी कि इस कर्जे को उतारना कैसे है। जब तक कर्जा उतारने की आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ना हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। एक तरफ आपने कफायशारी कि जी जो लॉस मेकिंग एंट्रीज है, दूसरे उनका पैसा कैसे हमने नुकसान वो खत्म करने हैं। अदारे लोगों को, मुल्कों को कमा के देते हैं।